आज हम 2025 के दूसरे सेट 346 जेटी का शुभारंभ कर रहे हैं। इससे पहले मैं इसका एक सेट हल कर चुका था जिसका कोड था 346 JS। ना देर लेट लतीफ़ के जो है शुरू करते हैं इसे सॉल्व करना। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है बन का, तो इसमें कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच 80 न्यूटन का विद्युत बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में रखते हैं तब विद्युत भाग बल 8 न्यूटन हो जाता है। ठीक है, माध्यम का ठीक है ऑप्शन दे रखा 0.1, 10, 16 और 640। बच्चों, इस तरह के न्यूमेरिकल लगाने के लिए मैं आपको एक सीधा सा मेथड बता देता हूँ। मेथड क्या है कि अगर आपसे इस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप क्या करिए, आप एक केवल फार्मूला याद रखिए कि जो वैद्युत बल होते हैं F2/F1, इनका अनुपात जो होता है वो होता है K1/K2। क्योंकि आपको मालूम है कि वैद्युत बल प्रोपोर्शनल होता है 1/K। क्योंकि फार्मूला क्या होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, 1/4πε0 के, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो F2/F1 बराबर हो जाएगा K1/K2। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहली कंडीशन में कह रहा है कि फोर्स जो है वो लग रहा है हमारा 80 न्यूटन, और इस कंडीशन में जो माध्यम है वो बड़ा वैद्युतांक है K1 बराबर वो दे रखा है 1। इन्होंने दिया नहीं लेकिन वायु या निर्वात के लिए K का मान 1 होता है। और F2 जो है वो दे रखा है 8 न्यूटन, और कह रहा है कि परावैद्युतांक बताओ, परावैद्युतांक हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी फार्मूले में वैल्यू रख देते हैं। F2 कितना है 8/F1 कितना है 80 बराबर K1 कितना है 1, K2 कितना है, K2 निकालना है। तो बराबर ये हमारा हो जाएगा 1/10, भाग कर देंगे 8 × 8, तो 1/10 बराबर K2। तो सीधा करोगे तो K2 बराबर आ जाएगा 10, यानी कि इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए 10। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। अब इसमें अगला प्रश्न कह रखा है खा कि निम्न नाभिकीय प्रक्रिया में x है। ये जो नाभिकीय प्रक्रिया लिखी है, समीकरण लिखा है नाभिकीय समीकरण, इसमें x क्या है। तो इसके लिए आप इस समीकरण को बैलेंस करिए। बैलेंस करने के लिए देखिए कि यहाँ परमाणु क्रमांक 2 है और यहाँ पे 7 है, तो 2 और 7 9 होना चाहिए, 9 हो गया। यहाँ 8 है तो 1 कम है ना, इधर जो है परमाणु क्रमांक 9 है, इधर कम है, तो मतलब इधर 1 परमाणु क्रमांक यहाँ पर और होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ऊपर देखिए द्रव्यमान संख्या ये 4 है, ये 14 है, तो ये 18 हो गए ना, यहाँ 17 है तो 1 कम यहाँ पे भी है, तो ये यहाँ पे भी 1 होगा। तो अब देखिए 4 और 14 18, 17 और 1 18, 2 और 7 9, 8 और 1 9। ठीक है, तो मतलब ये जो तत्व है एक्स वाला, ये है 1H1, और 1H1 क्या होता है, ये होता है प्रोटॉन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। नाभिकीय अभिक्रिया में 1H1 या 1X1 क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। ठीक है, अब इसमें जो है गा वाला प्रश्न पूछा गया है। गा में कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग में अंतर होगा। तो उत्तरोत्तर कक्षा मतलब लगातार वाली कक्षा है। तो इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मालूम है कि अगर मान लो एक कक्षा n है तो अगली कक्षा कितनी हो जाएगी, n+1। आपको मालूम है कि nth कक्षा में कोणीय संवेग क्या होता है, NL बराबर n × h/2π। तो अगली कक्षा में कितना हो जाएगा, L n+1 बराबर n की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ n की जगह आ जाएगा n+1 और h/2π। अब इसका अंतर पूछा गया है, तो अंतर कैसे निकालोगे, Ln+1 माइनस Ln। तो Ln+1 का मान था n+1 h/2π और माइनस n h/2π। ठीक है, अब अंतर से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा n h/2π और प्लस h/2π, ये तो हो जाएगा माइनस n h/2π। तो ये तो इससे कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, h/2π। तो यानी कि इसका सही आंसर होगा h/2π, यानी कि पहला वाला। ठीक है बच्चों, अब इसमें कह रहा है कि अल्फा कण के प्रकीर्णन के रदरफोर्ड प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह बल है।
जाहिर सी बात है, हमने डेरिवेशन अभी पिछले वाले अनसॉल्व में बताया था। तो इसका कारण क्या होता है? कुलाम्बीय बल होता है। ठीक है, इसे वैद्युत बल भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में परावैंगनी किरणों की आवृत्ति परास। तो ये आपको सारी याद होनी चाहिए। तो आपको जैसे मैंने किताबों में पढ़ा है कि परावैंगनी किरणों की जो आवृत्ति परास होती है वो होती है 7.5 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज से 3 गुणे 10 की घात 16 हर्ट्ज तक, मैंने जो पढ़ा है किताबों में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है तुम्हें दे रखा है आंसर 3 गुणे 10 की घात 10, तो ये तो बहुत अंतर आ रहा है। यहाँ 3 गुणे 10 की घात 12, ये भी बहुत अंतर आ रहा है। ठीक है, ये 3 गुणे 10 की घात 14, ये कुछ कुछ आ रहा है। ये तो 3 गुणे 10 की घात 16 हर्ट्ज, और उसके ऊपर ये तो बेकारी बिल्कुल है ऑप्शन। तो यहाँ देखो, ये जो हमने याद किया था 7.5 गुणे 10 की घात 14 से 3 गुणे 10 की घात 16, तो लगभग यहाँ पे घातें मैच कर रही हैं 14 और 16। यहाँ बस थोड़ा सा अंतर, ये हमने याद किया था 7.5, लेकिन इन्होंने दे रखा है 3। तो इससे चलो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि घात बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से जो इसका सही आंसर होगा वो 3 गुणे 10 की घात 14 से 3 गुणे 10 की घात 16, क्योंकि घातें ज़्यादा मैटर करती हैं। ये 10 की घात 14 और 10 की घात 16, ये रेंज ज़्यादा मैटर करेगी। ठीक है, ये प्रश्न हो गया हमारा। बच्चों अगला प्रश्न हल करते हैं। 1 इसमें कह रहा है कि सूर्य पृथ्वी की सतह पर 0.5 डिग्री का कोण बनाता है। इसका प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बनाया जाता है। प्रतिबिंब का व्यास ज्ञात कीजिए। तो के लिए बच्चों हम फार्मूला लगाते हैं। प्रतिबिंब का व्यास d बराबर कोण गुणे फोकस दूरी। ठीक है, ये फार्मूला लगेगा। और यहाँ पर हमारा जो कोण दे रखा है, कोण का मान दे रखा है 0.5 डिग्री। ठीक है, इसे रेडियन में बदलेंगे तो 0.5, और रेडियन में बदलने के लिए π/180 कर देंगे। तो हमारा व्यास d बराबर हो जाएगा 0.5 π/180 गुणे फोकस दूरी आपको दे रखी है 50। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है पॉइंट हटा देते हैं, तो ये हमारा हो जाता 5 पाई गुणे 50/180 गुणे 10। पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 रख लिया। अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 80। अब हम क्या करते हैं, पाई का मान रख देते हैं 3। पाई का मान होता 3.14/180 भाग कर 25, और ये हो जाएगा 25 5 15 36। ठीक है, इसे हम जब सॉल्व करते तो ये 5/3.14/36 आ जाता है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 0.43 सेंटीमीटर। तो मतलब जो प्रतिबिंब का व्यास होगा वो 0.43 सेंटीमीटर व्यास हो जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 0.43 सेंटीमीटर व्यास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सही ऑप्शन होगा 4, 0.43 सेंटीमीटर। बच्चों अगला प्रश्न है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इस टाइप के प्रश्न है, ये 1 नंबर में आया है। तो आप चाहें तो सीधे इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो जो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य होती है वो गतिज ऊर्जा के पदों में उसका जो सूत्र होता है वो होता है डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर h/√2mE_k। ठीक है, अभी जब कोई सूत्र लिखा करें तो उसमें नोटेशन जो यूज किए वो जरूर लिखा करें। तो इसमें एच क्या है, एच हमारा है प्लांक नियतांक। एम क्या है, कण का द्रव्यमान। ई के क्या है, कण की गतिज ऊर्जा। अगर आप इतना लिख देंगे आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। बच्चों अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि अपवर्तक तल से प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रिज्म कोण ए का मान sin इनवर्स 1/n से अधिक हो, जहां n प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। अब ये जो ऐसे प्रश्न होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए, जैसे आप देखो कि ये 1 नंबर में आया है।
अब ये प्रश्न 1 नंबर लायक नहीं है, ये प्रश्न 2 नंबर में भी आ सकता था, 3 नंबर में भी आ सकता था और 5 नंबर में भी आ सकता था। ठीक है, तो अब लेकिन ये आया 1 नंबर में। अगर 2 नंबर आता तब भी ये उसके क्वेश्चन के हिसाब से कम है, ये कम से कम हमारे हिसाब से 5 नंबर में आना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, जब 1 नंबर में पूछा है तो 1 नंबर के हिसाब से इसका आंसर देना है। ठीक है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन आपके 5 नंबर क्वेश्चन का जो है समय ले जाएगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन लॉन्ग भी है, अगर वो 1 नंबर या 2 नंबर में आ जाता है तो उसका आंसर शॉर्ट में देने की कोशिश किया करो। तो देखो इसका आंसर हम शॉर्ट में कैसे देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इसमें कह रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि जो प्रिज्म कोण है उसका मान साइन इनवर्स 1/n से कम है, सॉरी अधिक है। प्रिज्म कोण ए का मान साइन इनवर्स 1/n से अधिक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करें? तो इसके लिए आपको प्रिज्म में जो आपने पढ़ा था प्रिज्म वाले चैप्टर में डेरिवेशन, वो तो याद होनी चाहिए। ये हमारा प्रश्न है 2 खा, प्रश्न है ये 2 खा। देखो, तो इसके लिए आपको वो प्रिज्म में जो डेरिवेशन किया था पहले वो याद होना चाहिए। तो उस डेरिवेशन में आपने सिद्ध किया था कि जो प्रिज्म कोण होता है इसे अपवर्तक कोण भी कहते हैं। ए बराबर होता है आर प्लस आर डैश। अब ये आर और आर डैश क्या होते हैं? ठीक है, इसे चित्र से समझिए कि जैसे ये किसी प्रिज्म का एक हमने पृष्ठ लिया है। ठीक है, ये हमारा प्रिज्म कोण है ABC। तो इस पे जब प्रकाश किरण आपतित होती है, ठीक है, तो हम ये इस पृष्ठ पर एक अविलंब खींचते हैं इस तरह से। ये जो अविलंब हमने खींचा है, ये जो आपतित किरण है अविलंब के साथ जो कोण बनाती है इसे हम कहते हैं आपतन कोण आई। फिर क्या होता है कि ये प्रकाश जो है विचलित हो जाता है और ये इस तरह से इधर आ जाता है। तो ये जो हमारा होता है ये होता है अपवर्तन कोण आर, ये होता है अपवर्तन कोण आर। अब ये जो प्रकाश है ये इस पृष्ठ से भी क्या होगा, इसका अपवर्तन और परावर्तन होगा। ठीक है बच्चों, तो इस पृष्ठ पे भी हम इस बिंदु पे एक लंब खींचते हैं इस तरह से। ठीक है, अब ये जो इंसिडेंट रे है ये मान लेते पॉइंट P है, ये P है और ये Q है। ये P और Q जो है ये अविलंब हमारा N है और ये अविलंब M है। इस अविलंब M के साथ जो कोण बनाती है इसे हम कहते हैं R डैश। ठीक है, तो पता चल गया कि R क्या होता है। R प्रिज्म के अंदर जो अविलंब के साथ किरण का कोण होता है वो R होता है, और R डैश क्या होता है, ये दूसरे पृष्ठ AC पर अविलंब के साथ जो कोण बनता है वो R डैश होता है। ठीक है, ये हमने डेरिवेशन किया था जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था। A बराबर R प्लस R डैश। अब हमें उम्मीद है कि आप R और R डैश समझ गए होंगे। ठीक है, ये A और A जो है, अब बच्चों यहाँ पे आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि ये जो A है, ये A जो है वो R प्लस R डैश है। ठीक है, तो ये दोनों जुड़ के इस A के बराबर बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल A है ये ग्रेटर देन होगा R, और ये A जो है वो ग्रेटर देन होगा R डैश, दोनों से बड़ा होगा, तभी तो ये दोनों जुड़कर इसके बराबर बन रहे हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको बताएं, कहीं पे लिखा है 9, तो आप इसे लिख सकते हो 6 + 3। तो ये 9 जो है वो 6 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है। ऐसे ही ये A जो है वो R से भी बड़ा है और R डैश से भी बड़ा है। तो हमने यहाँ लिख लिया A ग्रेटर देन R और A ग्रेटर देन R डैश। इसे मान लीजिए आप इक्वेशन 1। अब आपने जो है एक सूत्र पढ़ा होगा, अपवर्तनांक, अपवर्तन तथा क्रांतिक कोण C में संबंध पढ़ा है। क्या होता है, n बराबर 1/sin C, ये आपने सूत्र पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं कि जो है इसको इधर ले आते हैं तो ये हमारा sin C बराबर हो जाता है 1/n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो कि C बराबर साइन इनवर्स 1/n। तो ये C का मान पता चल गया। अब अगर हम इस पृष्ठ AC से अपवर्तन को देखें तो हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो कंडीशन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त
पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या होती है कि आपतन कोण का मान जो है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर हम पृष्ठ एसी के लिए देखें, पृष्ठ एसी के लिए, तो यहां पर हमारा आपतन कोण कितना है, आर डैश। ठीक है, यही तो प्रकाश किरण आपतित हो रही है पी क्यू एसी पर, तो आर डैश का मान जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे, सी से। आ रही बात समझ में? क्यों बच्चों, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2, तभी तो आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। अब आप देखिए कि आपको मालूम है कि आर डैश का मान जो है वो सी से बड़ा है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन है। ठीक है, और समीकरण 1 में तुम्हें मालूम है कि ए का मान जो है वो भी आर डैश से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि जो ए है ये सी से बड़ा होगा। ठीक है, इस समीकरण को तुम देखो, ए ग्रेटर देन आर डैश, और यहां लिखा है आर डैश ग्रेटर देन सी, तो आर डैश तो सी से बड़ा है, लेकिन आर डैश से भी बड़ा कौन है, ए, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, ए, तो यानी कि ए जो है वो सबसे बड़ा कौन हो गया, ए जो है ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, सी। तो इसे मान लेते हैं हम समीकरण 3, और यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, तो ए सी के। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को सबसे ज्यादा याद रखना है कि अगर हम समीकरण 1 और 3 से देखें, 1 and 3 से देखें, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ए जो है वो आर डैश से बड़ा, मतलब ए जो है वो आर डैश का बॉस है, और आर डैश ग्रेटर देन सी से है, तो मतलब आर डैश सी का बॉस है। ठीक है, तो जब आर डैश सी का बॉस है और आर डैश का बॉस ए है, तो ए जो है वो सी का बॉस नहीं हो जाएगा, तो इसका मतलब ए जो है वो सी से बड़ा हो जाएगा, तो हमने यहां लिख दिया ए ग्रेटर देन सी। ठीक है, अब आपको मालूम है कि सी का मान कितना होता है, साइन इनवर्स 1/n, हम यहां क्या लिख देंगे, फ्रॉम 2। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा कि ए ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/n। प्रश्न में यही कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म कोण का मान साइन इनवर्स 1 से 1/n, साइन इनवर्स 1/n से बड़ा है। ए प्रिज्म कोण ए का मान साइन इनवर्स 1/n से बड़ा है। सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? अब इसमें तुम्हें ज्यादा ज्यादा जब आप याद करके जाओगे तो 2 मिनट ही से लिख दें, ए बराबर आर प्लस आर डैश, ए ग्रेटर देन आर, ए ग्रेटर देन आर डैश, अपवर्तांक n, क्रांतिक कोण सी में संबंध n बराबर 1/sin सी, साइन सी इज इक्वल टू 1/n, सी बराबर साइन इनवर्स 1/n। इससे समीकरण 2 मान के रोक दो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त है कि आर डैश ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, सी से। ठीक है, जो आपतन कोण है, आपतन कोण का मान जो है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। तो हमें 1 और 2 से समझ में आ रहा है, ए ग्रेटर देन जो है सी हो जाएगा, और हमने फ्रॉम 2 से क्या करा कि यहाँ पे सी का मान रख दिया, तो सिद्ध हो गया ए ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/n। ठीक है बच्चों, कितना अच्छा क्वेश्चन था और कितना छोटे में हमने करा दिया। बल्कि यही अगर हम पूरा ये सारी कंडीशन जो हमने लिखी हैं, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन, ये अगर हम सब सिद्ध कराते तो यही प्रश्न जो है 5 नंबर में भी हो जाता। बच्चों अगला प्रश्न है कि समान लंबाई के तांबे के 2 तारों के व्यास का अनुपात 2:1 है, इनके प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या रखा कि तारों की लंबाई बराबर है, व्यासों का अनुपात दे रखा 2:1। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि हमें दे रखा है कि जो तारों की लंबाई है, ये हमारा प्रश्न है 2 गा। ठीक है, इसमें कह रखा है कि तारों की जो लंबाई है वो समान है, यानी कि मान लेते हैं कि L1 बराबर L2 बराबर L है, ये हमने मान लिया, समान है ना, तो दोनों को हमने बराबर मान लिया। लेकिन कह रहा है कि जो व्यास है, व्यास का अनुपात, मान लो व्यास पहले का है तार का D1, दूसरे का है D2, ये दे रखा 2:1। तो आप लोगों को मालूम है कि जो व्यास में अनुपात होता है वही त्रिज्या में अनुपात होता है। तो अगर हम त्रिज्या में अनुपात निकालें तो ये R1/R2 भी क्या आएगा, ये भी 2:1 आएगा। ठीक है, जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है, इतना आप लोग याद रखिएगा। तो अगर हम त्रिज्या का अनुपात निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो हम बता चुके, जो व्यास में अनुपात होता है वही त्रिज्या में अनुपात होता है।
तो अब हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं। अब जो तार होता है, तार ये इस तरह से है, ये जो क्षेत्र है, ये वृत्त कितना होता है तार का, तो इसी क्षेत्रफल की बात हो रही। तो हम मान लेते हैं कि A1/A2 है क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, तो क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई r 1² बटे पाई r 2 का स्क्वायर। पाई पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे A1/A2 बराबर हमारा आ जाएगा R1/R2 कितना, 2/1। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये A1/A2 बराबर हमारा हो जाएगा 4/2। तो तिरछे गुणा करेंगे तो A1 बराबर हो जाएगा 4A2। ठीक है, इसे मान लो इक्वेशन 1। ये हमने क्षेत्रफल का अनुपात निकाल दिया। अब प्रतिरोध का अनुपात पूछ रहा था, तो प्रतिरोध का सूत्र होता R बराबर रो L/A। ठीक है, तो अगर हम R1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा रो L1/A1, और अगर R2 निकालेंगे तो R2 हो जाएगा रो L2/A2। ठीक है बच्चों, अब हम इसे भाग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, भाग करके क्या लिख देते हैं, R1/R2। तो R1 का मान कितना है, हमारे सामने लिखा हुआ है रो L1/A1, और R2 का मान कितना है, रो L2/A2। ठीक, रो से रो कट जाएगा, ये L1/A1 हो जाएगा, और इंटू ये उल्टा हो जाएगा A2/L2। ठीक है, अब L1 का मान भी कितना है, L। ठीक है, और बटे A1 का मान तुम्हें मालूम है 4A2 गुणे A2, तो A2 रहने दो, छोड़ दो, बटे L2 का मान भी कितना है, L। तो A2 कट जाएगा, L कट जाएगा, ये गया। तो R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। तो R1 और R2 का अनुपात कितना हो जाएगा, R1/R2 जो है वो 1/4 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 1 नंबर में। बच्चों अगला हमारा प्रश्न है 2 इसमें कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में दहली तरंग दैर्ध्य से क्या तात्पर्य है। तो बहुत आसान प्रश्न है, सब जगह आपको मिल जाता है, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे पहले हेडिंग डालोगे दहली आवृत्ति में आप क्या लिखोगे कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, उस धातु के लिए दहली आवृत्ति कहलाती है। दहली आवृत्ति कहलाती है। हो गई परिभाषा। इसे ν0 से प्रदर्शित करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, इसे लिख लेना, और ये हो गई आपकी परिभाषा दहली आवृत्ति की। बच्चों अगला प्रश्न जो हम हल कर रहे हैं वो है 2 ठीक है, लेकिन 2 प्रश्न हल करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य किया करिए, क्योंकि लाइक और कमेंट के आधार पर ही यूट्यूब का एल्गोरिदम वीडियो को प्रमोट करता है। ठीक है, तो चलिए आगे हल करते हैं प्रश्न 2। तो 2 में कह रहा है कि निम्न चित्र में प्रदर्शित तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। अर्धवृत्त के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। नंबर 1, प्रत्येक लंबाई L के सीधे भाग के कारण, और नंबर 2 त्रिज्या R के। तो इसमें आपका चित्र जो है आपको दिखा दें हम, चित्र ये बना हुआ है। इस चित्र में ये सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है। ठीक है, और इसमें जो है कह रहा है कि ये जो अर्धवृत्त बना है, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या R है।
तो इस प्रश्न को हल करना बहुत आसान है। इसमें पहले भाग में पूछा गया है कि प्रत्येक एल लंबाई के सीधे भाग के कारण, देखिए प्रत्येक एल लंबाई के सीधे भाग के कारण, तो आपको मालूम होना चाहिए इसके लिए कि जब भी कोई तार होता है तो उस तार की जो अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है उस अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। तो पहले भाग का जब आप आंसर लिखेंगे तो लिख देंगे कि चूंकि तार की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, अतः बिंदु O पर सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। ठीक है, ये तो हमारा पहला आंसर हो गया। डेट इज बी बराबर 0, ये पहला आंसर हो गया। ठीक है, और दूसरे भाग में कह रहा है कि जो अर्धवृत्त है इस अर्धवृत्त के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत आसान है। आपने एक डेरिवेशन किया था कि किसी धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो आप लोगों को मालूम है कि वृत्तीय धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि जो चित्र दिया है, चित्र में जो चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है वो इस अर्धवृत्त के केंद्र पे ही पूछ रहा है। तो आपको मालूम है वृत्तीय धारावाही लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बी बराबर इसे B0 मान लेते हैं, B0 बराबर म्यू आई बटे 2r। ठीक है, जहां r जो है वो त्रिज्या होती है। अब हमें मालूम है कि अर्धवृत्त, हमारा जो यहाँ पे चित्र है इसमें अर्धवृत्त है। ठीक है, अर्धवृत्ताकार कुंडली है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः अर्धवृत्ताकार धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर B0 का आधा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा μ0 I बटे 2r का बटे 2। तो ये हो जाएगा B बराबर μ0 I बटे 4r। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है 2 में कह रहा है कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं कि वह प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच कलांतर नियत रहता है, मतलब समय के साथ बदलता नहीं है। देखिए परिभाषा कैसे लिखोगे आप लिखोगे कि ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली प्रकाश तरंगों के बीच कलांतर नियत है, अर्थात समय के साथ ना बदले, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा। तो अगला प्रश्न है 3 का। ठीक है, 3 का जो है यह है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनकी विशेषताएं लिखिए। ठीक है, सेम यही प्रश्न जो है वो 2021 में भी आया था। मैं आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो का नंबर है पार्ट 6 यूपी बोर्ड अनसॉल्व पेपर 2021 सेट 346 FU, प्रश्न संख्या है 5 का। तो आप 5 का देख लीजिएगा, उसमें आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा भी मिल जाएगी और उनकी विशेषताएं मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न है हमारा कि किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। बहुत आसान
क्वेश्चन है। और बच्चों ये न्यूमेरिकल आप लगाते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, तो कोशिश क्या करो कि एग्ज़ाम में अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल ही अटेंड करो। न्यूमेरिकल अटेंड करने पर आपको पूरे नंबर मिलते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, मान लेते किसी कक्षा NE में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कह रहा है कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निकालिए, तो कोणीय संवेग L हमें निकालना है। तो दिया हमें क्या था, दिया है EN बराबर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कोणीय संवेग हमें निकालना है। ये हमारा क्या है, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का मान हमें निकालना है। तो इसके लिए पहले तो हमें मालूम है कोणीय संवेग का सूत्र होता है L बराबर N इंटू H अपॉन 2 पाई। तो H होता है प्लैंक कांस्टेंट, इसका मान होता है 6.6 गुणे 10 की घात -34। पाई मालूम है, ये N नहीं मालूम, तो पहले हमें ये N निकालना पड़ेगा। तो N निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले एनर्जी का फार्मूला लगाते हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए जो हमारा एनर्जी En होता है, ये होता है -13.6 बटे n स्क्वायर। ये सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आता है। तो अगर हम यहाँ से n स्क्वायर निकालेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा -13.6 बटे En। अब हम यहाँ पे -13.6 बटे En का मान हमें ऊपर दे रखा -3.4, तो ये हो जाएगा -3.4। माइनस से माइनस कट जाएगा, इसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4। हाँ ठीक। तो n स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 4, तो n का मान हमारे लिए हो जाएगा 2। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे ऊर्जा स्तर में है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोणीय संवेग निकाल लेंगे। तो कोणीय संवेग का जो कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग का जो मान है वो हमारे लिए दे रखा है, या फार्मूला है, फार्मूला दे रखा है NH बटे 2 पाई। अब n का मान आप लोगों को पता ही चल गया 2, ये लिखा हुआ। h का मान 6.6 गुणे 10 की घात -34, ये भी पता है। और 2 और पाई का मान होता 3.14। 2 से तो 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा L बराबर 6.6 बटे 3.14 गुणे 10 की घात -34। जब आप इसे हल करोगे तो ये आपका आ जाएगा L बराबर, इसे ढोलोगे 2.1 गुणे 10 की घात -34, और इसका आंसर हो जाएगा, आपको मात्रक हो जाएगा जूल सेकेंड। ठीक है बच्चों, मात्रक हो जाएगा जूल सेकेंड। इसे आप भाग कर लीजिएगा कि लगभग थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, बस 2.1 ही आएगा। आप करके देखिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आप लिख दोगे नीचे, अतः इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग 2.1 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकेंड है। तो ये न्यूमेरिकल हमने हल कर लिया। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, अब हमारा अगला प्रश्न है कि पोलेराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन कैसे करते हैं। तो समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं कि ध्रुवित प्रकाश के सामने, तो बच्चों इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक ध्रुवित प्रकाश के सामने एक पोलेराइड रखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए चित्र मैंने बनाया है। चित्र में क्या है कि मेरा एक अध्रुवित प्रकाश है, उसके सामने एक हमने पोलेराइड रखा है। पोलेराइड जो है प्रकाश का ध्रुवण कर देता है, इसलिए हम इसे पोलेराइजर कहते हैं, क्योंकि ध्रुवण को अंग्रेजी में पोलेराइजेशन कहते हैं। तो ये पोलेराइजेशन करने वाले पोलेराइड को हम पोलेराइजर कहते हैं। अब इससे जो प्रकाश निकलता है वो ध्रुवित होता है। ठीक है, अब हमें ये पता करना कि ये प्रकाश समतल ध्रुवित है या फिर आंशिक ध्रुवित है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इस P1 के सामने एक दूसरा क्रिस्टल रख देते हैं। ये डिटेक्ट करता है, ये पता लगाता है कि ये जो P1 से प्रकाश निकल रहा है ये कैसा है, ये आंशिक ध्रुवित है या समतल ध्रुवित है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस एनालाइजर को घुमाते हैं। इस एनालाइजर को क्या करते हैं, घुमाते हैं। ठीक है, पूरा 360 डिग्री घुमाया जाता है कोण।
तो अगर पूरा 360 डिग्री घुमाने के बाद अगर इस पोलराइजर के बाहर या इस पोलराइजर के पीछे हमें 2 बार प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और 2 बार न्यूनतम प्राप्त होती है, और न्यूनतम जब प्राप्त होती है तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, ठीक है, तो हम इस कहते हैं कि इस एनालाइजर से जो प्रकाश, इस एनालाइजर पे जो प्रकाश पड़ रहा है वो प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि अगर किसी भी एनालाइजर से निकलने वाला का मान, प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम होती है और 2 बार न्यूनतम होती है, और साथ ही साथ न्यूनतम जब होती है तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, ये हमारा ध्रुवी से काट दो, ये हमारा जो है ये ध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, इसे मत लिखना, ये ध्रुवित प्रकाश है। अभी हमें पता नहीं ना, अब हम एनालाइज कर लेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है जब इन दोनों के अच्छे जो है समांतर हैं तो जितना प्रकाश इससे निकलता है वही इससे निकल जाता है, तो यहाँ तीव्रता क्या रहता है, कोई प्रभाव नहीं रहता। अब जब हम इसे घुमा के इन दोनों के अच्छे जो है लंबवत कर देते हैं तो ये सारे कंपन जो हैं वो इससे बाहर निकल नहीं पाते, तो तीव्रता बिल्कुल क्या हो जाती, कम हो जाती, लगभग यहाँ अंधेरा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि एनालाइजर को घुमा के जो है प्रकाश पता कर सकते हैं कि इस पर जो प्रकाश आपतित हो रहा है, एनालाइजर पे जो प्रकाश आपतित हो रहा है वो कैसा है, समतल ध्रुवित है या आंशिक ध्रुवित है। ये आपको जो चित्र बना देने हैं दोनों, और ये चित्र बनाने के बाद जो है देखिए थ्योरी में आप लोग क्या लिखोगे, आप लिखोगे समतल ध्रुवित प्रकाश के संसूचन के लिए पोलराइजर P1 के सामने एक एनालाइजर रख कर उसे रोटेट करते हैं। यदि एनालाइजर के एक पूरे चक्र में एनालाइजर से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम तथा 2 बार न्यूनतम लगभग बिल्कुल शून्य हो जाती है, तो इसका अर्थ है कि पोलराइजर से निकलने वाला प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश है। इस प्रकार समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन हो जाता है। ठीक है, तो यही आप लोग जो है नोट कर लीजिए और ये एग्जाम में लिख दीजिएगा। बस इतनी थ्योरी लिखनी है और चित्र बना के दिखा दोगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, इतना आसान भाषा में हम आपको लिखा रहे हैं, आप लोग इसे याद करने में बहुत आसानी होगी। अगला जो हमारा प्रश्न है बच्चों, अगला जो प्रश्न है वो हमारा प्रश्न है 3 घा। 3 घात में क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है। इलेक्ट्रॉन घूर्णन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो ये न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है। आइए इसे लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। तो इस न्यूमेरिकल को लगाने के लिए आपको मालूम है कि इसमें दिया क्या है पहले। तो ये हमारा प्रश्न है 3 घा। इस 3 घा में हमें दिया है कि इलेक्ट्रॉन का जो त्रिज्या है, जिस त्रिज्या में इलेक्ट्रॉन घूम रहा आर बराबर, वो है 5 × 10⁻11 मीटर। और कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो वेग b बराबर है 2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। कह रहा है इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। क्या लिख लिए, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, म्यू बराबर IA। अब यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर इस तरह से घूम रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या है ये है r, और ये जो जिस वेग से घूम रहा है तो वो b है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, हमेशा लिखिए इस बात को कि कक्षीय वृत्तीय गति करता इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय द्विध्रुव के भांति होता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति करता है तो इलेक्ट्रॉन से जो धारा उत्पन्न होती है उस धारा को निकालने का फॉर्मूला होता है I बराबर E/T, जहाँ
ई मूल आवेश है या इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और जो टी है ये आवर्तकाल है। ये जो इलेक्ट्रॉन आवर्तकाल है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है इस कक्षा में, ये एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे कहते हैं आवर्तकाल। तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा चक्कर जो है वो टी समय में लगा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे धारा निकालने का फार्मूला आप लोगों को वैसे ही मालूम है। धारा निकालने का सूत्र होता है I बराबर Q बटे टी, टी होता समय। अब जो यहाँ पे आवेश है, आवेश किसका लिया जाएगा? इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि चक्कर कौन लगा रहा है? यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आवेश ले लिया इलेक्ट्रॉन का, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया। अब ये समय कितना लगाता है एक चक्कर लगाने में? टी। तो हमने यहाँ पे टी क्या ले लिया? आवर्तकाल लगा लिया। पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? कैपिटल टी। तो हमने यहाँ कैपिटल टी लिख दिया, ठीक है। अब आपको मालूम है कि आवर्तकाल टी बराबर होता है चली गई दूरी, टोटल दूरी और बटे चाल। तो यहाँ पे दूरी कितनी चलेगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, एक पूरा चक्कर पूरा कर लेगा। तो पूरा चक्कर चलने में या पूरा चक्कर करने में जो ये दूरी तय करेगा वो होगा 2 पाई आर। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं? 2 पाई आर परिधि के बराबर, और बटे वेग कितना है? b। तो I का मान हमारा कितना आ जाता है? ये आ जाता है, इसे मान लीजिए समीकरण 1, इसे मान लीजिए 2, और ये I का मान हम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा E बटे टी की जगह पे लिख देंगे 2 पाई आर बटे बी। तो ये हमारा I बराबर आ जाएगा ई बी बटे 2 पाई आर। ये हमने I निकाल लिया, ठीक है। अब इस I का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, पुट इन 1। तो 1 में पुट करेंगे तो हमारा ये म्यू बराबर हो जाएगा, मतलब चुंबकीय आघूर्ण जो है वो हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण जो है हो जाएगा म्यू बराबर आई ए। आई का मान हमने निकाला ई बी बटे 2 पाई आर इंटू क्षेत्रफल है ए। अब ये देखिए वृत्त में घूम रहा ना, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे वृत्त के सूत्र लगा देंगे, ई बी बटे 2 पाई आर और गुणे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल ए बराबर कितना है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो हमारा जो है म्यू बराबर हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर हो जाएगा ई बी आर बटे 2। चाहे तो आप सीधे सीधे इस फार्मूले को भी याद कर रख सकते हैं और सीधे सीधे इस फार्मूले को यूज कर लें। हमने ये फार्मूला आपको ड्राइव करके दिखा दिया है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक वृत्तीय कक्षा में घूमता है तो उस इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है? म्यू बराबर ई बी आर बटे 2। ये डेरिवेशन भी आ सकता है एग्जाम में, कि आपसे कह सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वृत्तीय आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय आघूर्ण याद कीजिए। चुंबकीय आघूर्ण आप इस कैसे याद करेंगे? जैसे मैंने ये करके दिखाया है। तो चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र हो गया ई बी आर बटे 2, ठीक है। आप सीधे सीधे यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन 2 नंबर का है, इतना लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। तो अब चुंबकीय आघूर्ण निकालें म्यू बराबर, तो म्यू बराबर ई होता है मूल आवेश, मूल आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। बी है बेग, बेग इसमें दे रखा है, आप लोग देखिए बेग आपको दे रखा है, बी बराबर 2 × 10⁻⁶। तो हमने लिख दिया 2 × 10⁻⁶। त्रिज्या है आर, आर भी इसमें त्रिज्या दे रखी है 5 गुणे 10 की घात -11, और ये टोटल बटे हो जाएगा 2। तो ये 2 से तो 2 कट जाएगा, तो ये म्यू बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे 5 गुणे 10 की घात, देखिए ये -19 और ये -11, तो ये हो गया -30, ठीक है। और ये +6, तो +6 घटाएंगे तो ये -24 बचेगी घात, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16 पंजे 80, और ये हमारा म्यू बराबर आ जाएगा 8 गुणे 10 की घात -24, और इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति कर रहा है उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? देखो आप लोग न्यूमेरिकल जब लगाया करो तो उसमें लिख दिया करो इस तरह से, ठीक है बच्चों। उसमें आप लिख दिया करो कि जो है अतः
इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण 8 गुणे 10 की घात -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। फिलहाल यहाँ पे भी छोड़ दोगे तब भी कोई बात नहीं, पूरे नंबर मिल जाएंगे। लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से बच्चों देखिए ये आपका प्रश्न हो गया। यहाँ पे मैंने आपको ये कैलकुलेशन भी करके दिखा दी। ये कैलकुलेशन आप लोग खुद ही किया करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो।